हेलो लर्नर्स, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विकास। मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ताकि जो लर्नर्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को सुटेबिलिटी हो चीज़ों को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट का मतलब है क्या। डेवलपमेंट का सिंपली मतलब होता है विकास। अब विकास क्या है? तो जो डेवलपमेंट है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव टर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसी टर्म जिसका कोई साइंस की तरह हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं होती कि इसका मतलब यही होगा। हर एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो इन जनरल अगर मैं आपको डेवलपमेंट की एक परिभाषा दूं, डेवलपमेंट का मतलब होता है पहले किसी भी पर्सन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी देश की जो कंडीशन थी, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होना, हमारी जो स्थिति है उसमें सुधार होना। सामान्य शब्दों में हमारी स्थिति में जो सुधार होता है उसको हम विकास कहते हैं। उसके अलावा पेपर में एक छोटी सी डेफिनेशन तो आप लोग लिख कर नहीं आओगे। पेपर में डेफिनेशन जो आपको लिखनी है वो मैं बता देती हूँ, आप सब फाइंड आउट कर सकते हो। हिंदी में बताती हूँ। आर्थिक विकास, आप सब लिख लीजिए। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ध्यान से समझ के लिखना। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय होता है पर कैपिटा इनकम। सिंपल भाषा में समझाऊं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी विकास का मतलब ये है एक ऐसी सिचुएशन जब या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम बढ़े। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेफिनेशन, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which include increase in real per capita income, improvement in living standard of people, reduction in poverty, illiteracy, crime, etc. डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी इनकम का बढ़ना, लिटरेसी रेट का बढ़ना, हेल्थ रेट का बढ़ना, हमारे जो चोरी वगैरह होती है उसमें कमी आना, जो हमारी इलिटरेसी होती है, असाक्षरता, उसमें कमी आना। अगर मैं फीचर्स बताऊं हमारे विकास के, डेवलपमेंट के, अगर मैं फीचर्स बताऊं, फीचर्स या फिर विशेषताएं, तो मेनली इसके दो फीचर्स होंगे। फर्स्ट है डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। और सेकंड इसका फीचर है इनकम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए एक एक करके इस डेफिनेशन को समझते हैं। फीचर्स, फर्स्ट है डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उनकी इनकम है, मिस्टर ए, हमारे एक पर्सन है, उनकी इनकम है 20,000। उनके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उनकी 20,000 की जो इनकम है वो 50,000 में बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। वहीं दूसरी तरफ है मिस्टर बी, उनकी इनकम है 5,000 पर मंथ। उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि उनकी जो 5,000 की इनकम है वो 10,000 में या 20,000 में बढ़ जाए। तो फर्स्ट हमारा होता है डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। जरूरी नहीं है कि एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है वही दूसरे के लिए डेवलपमेंट है, तो अलग अलग इंसान को जो डेवलपमेंट गोल होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन इज इनकम इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम
बाकी पैरामीटर्स, बाकी सभी मानदंडों का अध्ययन तो करते हैं, स्टडी करते हैं, बट द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इज इनकम। किसी भी व्यक्ति की आय, किसी भी देश की आय, किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है वो मेजर कंपोनेंट होता है डेवलपमेंट का। तो अभी तक हमने समझा डेवलपमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। एक छोटी सी डेफिनेशन और अगर इंग्लिश मीडियम वाले लिखना चाहें, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, ब्रिंग्स इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। अभी तक हमने पढ़ा डेवलपमेंट। अब एक छोटी सी डेफिनेशन जो आप सबको पता होनी चाहिए, मे बी 1 मार्क में आ जाए, फिलअप फॉर्म में आ जाए। इकोनॉमी, इकोनॉमी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमी का मतलब कि इकोनॉमी की डेफिनेशन आप सभी लिखिए। हिंदी में बोलती हूँ, इंग्लिश वालों को से समझाऊंगी। इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं अर्थव्यवस्था, एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था। इकोनॉमी एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है जिसमें हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी उनकी हम स्टडी करते हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ, इकोनॉमी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आप सबको क्लियर होगी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसमें एक ये डायग्राम बना हुआ है, पेज नंबर 3, इंग्लिश मीडियम की बुक है, पेज नंबर 3। उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप इन द सिस्टम, आई कैन नॉट डेवलप। बहुत ध्यान से पढ़ना, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, मतलब मेरे बिना वो लोग डेवलप नहीं हो सकते। इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, और अगर वो लोग डेवलप नहीं होंगे तो मैं भी डेवलप नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा। ये जो लाइन है, ये लाइन इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक सोशल प्रोसेस है, सोशल या फिर ग्रुप प्रोसेस है। सोशल या फिर ग्रुप प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सोशल या ग्रुप प्रोसेस का मतलब हिंदी में लिख देती हूँ, सामूहिक क्रिया है। हमारा जो विकास है वो सामूहिक क्रिया या फिर प्रक्रिया है। अब सामाजिक या फिर सामूहिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमें डेवलपमेंट चाहना है, हम डेवलप चाहते हैं कि हमारा जो चार्ट है वो अपवर्ड बने, है ना, तो उसके लिए जो एलिमेंट आता है मैं, या फिर सिर्फ मेरा फायदा, मेरा खुद का प्रॉफिट, इन एलिमेंट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें वी या फिर हम वाला जो पर्सपेक्टिव है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये लाइन ये बता रही है कि जब तक जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना, विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें जब तक हम सभी इंडिविजुअल्स को, सभी जो क्लास है हमारे इकोनॉमी के, उन सबको इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक डेवलपमेंट प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है वो अगर ही नहीं करेगा। मान लो कोई स्कूल है, वो चाहता है मेरा डेवलपमेंट हो, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पर वो बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी दे नहीं ना, तो क्या बिना बच्चों की अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिए स्कूल का डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल सुनिए, कोई कंपनी है ए, कंपनी ए चाहती है कि मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा जो रेवेन्यू इन द सेंस जो उनका सेल है वो बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, उनकी प्रॉफिट बढ़ जाए।
पर जब तक वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं देगी, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, एक स्किलफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, क्या तब तक उस कंपनी का डेवलपमेंट पॉसिबल है? आंसर है नो। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो एक सामूहिक या फिर सामाजिक प्रक्रिया है। ये लाइन इसी को इंडिकेट कर रही है। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप इन द सिस्टम, आई कैन नॉट डेवलप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज की हेडिंग है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यानी जो डेवलपमेंट है वो हमें क्या प्रॉमिस करता है? अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। गोल्स इन द सेंस दो चीजें हैं। मैंने सबसे पहले भी एग्जांपल दिया था, एक पर्सन का गोल अलग हो सकता है दूसरे पर्सन के गोल से। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है। पहली बात तो different persons have different goals. यानी अलग अलग लोगों के विकास के जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। पहली बात की। दूसरी बात कि जरूरी नहीं है जो एक का डेवलपमेंट हो वो दूसरे का डेवलपमेंट हो, और कई बार ये भी हो सकता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन कोज कर सकता है। मान लो ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए का जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है मिस्टर बी के लिए डिस्ट्रक्शन साबित हो। डिस्ट्रक्शन यानी जो विनाश है वो साबित हो। इसका एग्जांपल देखिए, आप लोग जिस एरिया में रहते हैं, आप लोग जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे घर है मिस्टर बी का, मिस्टर बी रहते हैं और इनके बहुत सुख शांति से आराम से जिंदगी निकल रही थी इनके एरिया में। तभी आते हैं हमारे मिस्टर एंटरप्रेन्योर मिस्टर ए, आगे सुख शांति भरे एरिया में एक इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं। यहाँ पे लगे मिस्टर ए की इंडस्ट्री, ठीक है। प्रॉफिट किसका हुआ? मिस्टर ए का। इंडस्ट्री से यहाँ पास में इनके एक तालाब पॉन्ड टाइप बना हुआ था, पार्क था। मिस्टर ए ने दिमाग यूज किया बहुत अपना। मिस्टर ए ने जितना भी इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट था, अपशिष्ट पदार्थ थे जितने भी इनके उद्योग के, वो सारे इन्होंने इस पॉन्ड में डंप कर दिए। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है मिस्टर ए का, पर डिस्ट्रक्शन हो रही है मिस्टर बी के लिए। समझ आया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, और एक का जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शनल कॉज भी हो सकता है, विनाशकारी भी साबित हो सकता है। एक और एग्जांपल देखिए, ट्राइबल पीपल हैं, आराम से जंगलों के पास बहुत सुख शांति से रह रहे थे। तभी आए ये जंगल है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सुख शांति से रह रहे थे। तभी भाई हमें अपने देश का विकास करना है, डैम कंस्ट्रक्शन करिए, बांध बनाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों को जितने भी लोग थे इनको बोला भाई एरिया खाली करो, हमें तो यहाँ पे डैम बनाने हैं, ठीक है, बांध बना रहे हैं, हमें तो अपने देश का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, बांध से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। इस वाले प्रोसेस में देश में बांध बने, हमारे देश का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हुआ, पर इन लोगों का क्या, इन लोगों को तो डिस्प्लेस होना पड़ा ना, अपनी जगह जो इनकी लिविंग सोर्स थी उन सबको छोड़कर जाना पड़ा। इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि इनके लिए जो डेवलपमेंट था मेरे देश का वो डिस्ट्रक्शन साबित हुआ, विनाशकारी साबित हुआ। तो इसलिए कहा गया है what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। एक के लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, और ये बात भी हो सकती है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो पर विनाशकारी साबित हो जाए। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आएगी। बाकी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप पेपर करते हैं ना, ट्राई करो कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, आप उनको रियल लाइफ से रिलेट करके लिखो, और साथ के साथ एग्जांपल्स दो। अपनी जो रट्टे वाली डेफिनेशंस है ना, ये पेपर में काम नहीं आएगी। रियल लाइफ से कनेक्ट करके लिखो चीजों को, एग्जांपल्स दो। एग्जांपल्स अगर अभी आप समझोगे तब आपको भी चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स, यानी आय और अन्य लक्ष्य। इसमें एक लाइन है, besides seeking more income one way or the other, people may seek things like equal treatment, freedom, security
रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, देयर डिसेंट डेस्टिनेशन। देखो इसमें मैं बताती हूँ, एक ऐसे मानो सीढ़ी होती है, ठीक है, एंड डेवलपमेंट की भी। तो पहली चीज जो लोगों को अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए पहली चीज लोगों को चाहिए इनकम। क्यों? क्योंकि जिसके जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं तू कैसा है, ठीक है, ज्यादा पैसा चाहिए सबको। तो फर्स्ट डेवलपमेंट का हमारा गोल होता है इनकम। अब जब पैसा आ गया, पैसा आने के बाद क्या चाहिए? हमें चाहिए नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक हमें चाहिए सिक्योरिटी, हमें चाहिए फ्रीडम, और हमें चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट, कि कोई भेदभाव ना करे। हमें चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन, प्राइमरी वन इज इनकम। इनकम चाहिए, पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी चीज होती है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। इनका मतलब आय। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, स्वतंत्रता, समान व्यवहार और आदर, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम ना जितनी भी अपने हमारे पास आसपास थिंग्स हैं, हम उनको दो क्लास में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स मतलब मौद्रिक वस्तुएं। मौद्रिक मतलब जिसको हम मुद्रा में इन टर्म्स ऑफ मनी खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पैसे है, कार खरीद ले सकती हूँ मैं, स्कूटी खरीद सकती हूँ, बाइक खरीद सकती हूँ, बिल्डिंग खरीद सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज मटेरियल थिंग्स, जिसे मैं पैसों में खरीद सकती हूँ। तो पहले नंबर पे मुझे चाहिए मटेरियल। ये वाली मेरी है मटेरियल थिंग्स। डेवलपमेंट के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल, जिसमें आती है आय यानी इनकम, मौद्रिक रूप चाहिए मुझे फर्स्ट। सेकंड आता है नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, जैसे रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं माना जाता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम रिस्पेक्ट को पैसों से नहीं खरीद सकते, ठीक है। रिस्पेक्ट हो गया। फ्रीडम, स्वतंत्रता। सुना है ना, चिड़िया एक सोने की उसमें बंद रहती है, बार्स के बीच में रहती है, पिंजरे में, सोने के पिंजरे में एक चिड़िया बंद है। सोने का पिंजरा वैसा तो इतना है, क्या उस चिड़िया को फ्रीडम मिल पाए? तो जरूरी नहीं है हम पैसों से फ्रीडम खरीद पाए, ठीक है। और हालांकि जो मटेरियल चीजें होती है, भौतिक या फिर मौद्रिक चीजें होती है, इसे हम भौतिक भी बोल देते हैं। फिजिकल थिंग्स होती है जो हमारे फिजिकल गुड्स, ये हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, पर ये भी जरूरी है। अकेले पैसों पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते। उसके अलावा एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 6 पे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ बोथ। डेवलपमेंट के लिए लोग कोई भी एक सिंगल चीज नहीं देखते, हालांकि इनकम प्राइमरी है, पर इन दोनों को क्या देखते हैं? एज अ मिक्स। लोग देखते हैं मिक्स ऑफ गोल्स, मिक्स ऑफ गोल्स मतलब लक्ष्यों का मिश्रण देखते हैं कि मुझे इनकम भी थोड़ी बहुत मिले और ये वाले जो नॉन मटेरियल वाले फैक्टर्स हैं ये भी थोड़े बहुत मिले। जैसे मान लो कोई पर्सन है, मिस्टर ए है, ठीक है, उनको जॉब करनी है। आप सब भी अभी 10th में है, 12th के बाद कहीं ना कहीं अपना आगे करियर बनाएंगे, कॉलेज ढूंढेंगे या फिर जॉब ढूंढेंगे, तो आप लोग सारी चीज़ देखोगे। मान लो आपको जॉब चाहिए तो आप पहली चीज़ तो देखोगे इनकम, कि इनकम अच्छी हो। इनकम के बाद आप देखोगे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो, वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले, वहाँ पे गाली गलौज वाला इन्वायरमेंट ना हो, सिक्योरिटी मिले, और कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है उसके लिए भी कुछ सर्विसेज मिले। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल्स। एक सिंगल ना तो मटेरियल अकेले देखते हैं ना तो नॉन मटेरियल अकेले देखते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं जो लोग होते हैं। उसके अलावा एक और लाइन है, पीपल हैव नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। पैसों के अलावा बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों के लिए। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट है, अभी तक हम पर्सन का, इंडिविजुअल का, व्यक्ति का विकास कर रहे थे, अब हम अपने देश का विकास करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। यानी राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले ना एक छोटे लेवल से समझते हैं। जब मैं कंपेयर कर रही हूँ दो लोगों का, मान लो है दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मैं इन दोनों को कंपैरिजन कर रही हूँ ये पता लगाने के लिए कि इन दोनों में से ज़्यादा डेवलप कौन है। फर्स्ट मैं सोर्स यूज करूँगी इनकम, कि इनकी इनकम क्या है। मान लो इनकी इनकम है 70,000 और इनकी है 50,000। मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी मिस्टर ए डेवलप है इन टर्म्स ऑफ इनकम। ठीक है, पहली चीज इनकम। चलो दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इनके फैमिली मेंबर कितने हैं। इनकी जो फैमिली है उसमें मेंबर कितने हैं। मान लो इनकी फैमिली में है 6 मेंबर, ठीक है, और इनकी फैमिली में है सिर्फ 2 मेंबर। तो अब बताओ ज़्यादा डेवलपमेंट किसका होगा या ज़्यादा रिच कौन होगा? अब होंगे मिस्टर बी, क्योंकि इनके जो 50,000 है वो सिर्फ 2 लोगों में बढ़ रहे हैं, जबकि इनके जो 70,000 है वो 6 लोगों में बढ़ रहे हैं। 6 लोगों का एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो हुई पैसों की बात। सेम इसी तरीके से जब मुझे देखना है कौन सा देश ज़्यादा डेवलप्ड है, पहले मैं बता दूँ हमारी जो कंट्रीज होती हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे अलग अलग होती हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्रीज को क्लासीफाई करूँ, कंट्रीज यानी हमारे जो देश होते हैं, फर्स्ट होती है डेवलप्ड। डेवलप्ड यानी विकसित, विकसित देश। सेकेंड वन इज डेवलपिंग, डेवलपिंग यानी विकासशील। और थर्ड होती है अंडर डेवलप्ड, यानी अल्प विकसित। डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जिसमें डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका। डेवलपिंग कंट्रीज वो होती है जिसमें डेवलपिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, विकास अभी चल रहा है, पूर्ण रूप से विकास अभी नहीं हुआ है, जैसे कि इंडिया। और थर्ड होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें अभी विकास हुआ ही नहीं है। आपका होमवर्क है उन कंट्रीज के नाम आपको सर्च करने हैं जो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अल्प विकसित जिसमें अभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है और दूर दूर तक आने वाले कुछ सालों तक डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है वो दिख ही नहीं रहा है, हाँ भाई हमारे देश में डेवलपमेंट होगा। तो कंट्रीज को डेवलपमेंट के बेसिस पे डेवलप, जिसमें डेवलपमेंट हो चुका है, विकास हो चुका है, विकसित देश। विकासशील देश जिसमें विकास की प्रक्रिया भी चल रही है, और अल्प विकसित देश जिसमें विकास की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, सेम वैसे ही ना नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ना अलग अलग लोगों के अलग अलग नोशंस होते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग उम्मीदें होती हैं कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट इस तरीके से होगा। मान लीजिए एक ग्रामीण इलाका है, रूरल एरिया है, वहाँ पे कोई स्कूल था नहीं आसपास, जिस वजह से, और वहाँ पे लोगों की इनकम भी नहीं थी कि लोग प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिया। तो गवर्नमेंट के वहाँ स्कूल खोलने से उन लोगों को लगा हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और वही एक शहर है जहाँ पर पास में काफ़ी स्कूल है, वहाँ पे एक नया स्कूल खुलता है तो शायद वहाँ के लोगों को इतना फर्क ना पड़े। तो इसलिए कहते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग नोशंस होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद ये पेज नंबर 6 पे जो बोल्ड में लाइन लिखी हुई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। सेम वही डेवलपमेंट के अलग अलग नोशन देखो,
नोशंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, चलो ये बात समझ आए। दूसरी बात, वो नोशंस कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं डैम कंस्ट्रक्शन वाला। डैम कंस्ट्रक्शन जो अमीर लोग हैं या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उनके लिए तो फायदेवादी पॉजिटिव चीज़ है, पर कहीं ना कहीं जो वो ट्राइबल पीपल थे उस एरिया में रह रहे थे जिनको रिप्लेस किया गया है डैम बनाने के लिए उस जगह से, क्या उनके लिए डेवलपमेंटल चीज़ है? नहीं, उनके लिए कन्फ्लिक्टिंग है। सेम आप मेट्रो का एग्जाम्पल ले सकते हो, मेट्रो बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है देश का, पर उन लोगों का क्या? उन लोगों के लिए हमारा नेशनल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट है। जिन लोगों को अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन यापन का जो साधन है, बसी बसाई जो सारी चीज़ें हैं, स्टेबल जो लाइफ है, उसको छोड़ के कहीं और मूव करना पड़ रहा है, भले ही गवर्नमेंट उनको कितने ही वो पैसा वगैरह दे दे, जगह वगैरह दे दे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। सेम अभी तक लोगों को कंपेयर कर रहे थे, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा अमीर है, अब हम अपने देशों को कंपेयर करेंगे कि ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा डेवलप होगी कंट्री। इसमें पेज नंबर 8 पर बोल्ड लाइन्स में पहले लिखा है यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे लोगों को कंपेयर करने के लिए हम एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं लेते हैं ना कि ज़्यादा डेवलप कौन, सेम उसी तरीके से हम देशों को कंपेयर करने के लिए भी एक से ज़्यादा फैक्टर ले सकते हैं, पर प्राइमरी वन तो एक ही रहेगा, इनकम। उसके बाद ये बात अब ना समझने वाली है, चलो उससे पहले एक डेटा बता देती हूँ कि ना, नहीं पहले आप ना बात ही समझो वाले कि ना, अगर मुझे कंपेयर करना है देशों को कंपेयर करने के लिए ना मैं टोटल नेशनल इनकम नहीं लूंगी। टोटल नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एक देश में जो सभी लोग कमा रहे हैं, एक देश में जो सभी लोग कमा रहे हैं उन सबको प्लस कर दो, आपके पास आ जाएगी टोटल नेशनल इनकम। पर नेशंस को या फिर नेशनल डेवलपमेंट के लिए मैं टोटल इनकम कंसिडर नहीं करती। मैं इन द सेंस हमारा देश टोटल इनकम कंसिडर नहीं करता। क्या कंसिडर करता है? एवरेज इनकम, जिसको हम यानी औसत आय, ये था हमारा कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय। कुल राष्ट्रीय आय को कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे औसत आय, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा क्यों कंपैरिजन के लिए हम कुल राष्ट्रीय आय को स्टडी नहीं कर रहे, प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय को स्टडी क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर है, मतलब अच्छे से एग्जांपल देके लिखेंगे आप लोग। इसका आंसर है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स मतलब अन्य कारक। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम पैसा ही हो जो किसी देश के डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा हो, इफेक्ट कर रहा हो किसी भी देश के डेवलपमेंट को। इनकम के अलावा, पैसे के अलावा आते हैं अन्य कारक, अदर फैक्टर, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, और दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। ठीक है, इसे ना एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। हमने माना दो कंट्री है, कंट्री ए, देश ए और देश बी। ठीक है, उसमें ना सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं, 1 2 3
4, ऐसा मैंने माना ही, मेरी अजम्पशन है, ठीक है। इसमें सभी को माना 10,000 10,000 10,000 और 10,000, यानी टोटल कितना हुआ, कंट्री ए का टोटल हो गया 40,000, ठीक है। अब आते हैं कंट्री बी की बात करते हैं। कंट्री बी में जो पहला इंसान है वो हमारे कमा रहा है 20,000, ठीक है। चलो 20 नहीं करते इसको, हम चलो 20 ही रहने देते हैं। 20,000 कमा रहा है। नेक्स्ट कमा रहा है 10,000, थर्ड पर्सन कमा रहा है 5,000 और फोर्थ पर्सन कमा रहा है 5,000। टोटल करते हैं 5 5 10 20 और 40,000, ठीक है। टोटल अगर मैं ये वाला फैक्टर देखूँ ना, मैं देखूँ टोटल, मैं कह रही हूँ कंट्री ए की टोटल नेशनल इनकम, कुल राष्ट्रीय आय 40,000 है और कंट्री बी की भी कितनी है 40,000, पर कंट्री बी में हाफ ऑफ द शेयर ऑफ टोटल इनकम सिर्फ एक जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास ही जा रहा है, बाकी लोगों को क्या। मान लो हमारा जो देश है, मैं कह रही हूँ हमारे देश में ना इस साल हमारी जो इनकम है, टोटल इनकम है वो 50,000 से बढ़ी, ठीक है, मान लिया 50,000 से वो बढ़ी, पर 50,000 में से मेरे हमारे देश की इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसमें से 45,000 का इंक्रीमेंट तो सिर्फ अंबानी जी की वजह से हो गया, बाकी जो आम जनता है उनका इंक्रीमेंट पूरी जनता, ठीक है, कहाँ एक साइड हमारे एंटरप्रेन्योर वगैरह उनसे 45,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आम जनता से सिर्फ 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि 50,000 इंक्रीमेंट होने की वजह से कि जो हमारा देश है उसमें हर एक इंडिविजुअल की जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ लाइफ है, जीवन की गुणवत्ता है वो सुधर जाएगी। तो दो चीजें हैं, पहली चीज है पॉपुलेशन जनसंख्या, दूसरी चीज है आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दोनों की आय 40,000 है दोनों देशों की, पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका अच्छा है, ए। कौन सी कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट होगा, दोनों में से कंट्री ए, इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रही टोटल इनकम, ठीक है, मैं पर कैपिटा इनकम कंसीडर करती हूँ। अब पर कैपिटा इनकम निकालना सीखते हैं। पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय, कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम होता है कुल राष्ट्रीय आय, अपॉन में कुल जनसंख्या, यानी टोटल पॉपुलेशन। नोट करिए आप सभी बच्चे इतना जल्दी से। तो यहाँ पे हमने ये बात भी जानी कि टोटल इनकम नेशनल इनकम क्या होती है कि एक कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल जितने भी पैसे कमा रहे हैं सबका सम करने पर, योग करने पर हमें टोटल नेशनल इनकम मिल जाती है। दूसरी बात, हमने प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय का फॉर्मूला देखा, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का। अब नेक्स्ट चीज है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कंपैरिजन के लिए वो इनकम होती है। इनकम भी कौन सी वाली, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। फिर उसके बाद इसका आंसर आप सबको मिल चुका है कि तुलना के लिए हम प्रति व्यक्ति आय क्यों लेते हैं, कुल आय क्यों नहीं लेते, नहीं पर कैपिटा इनकम क्यों लेते हैं, टोटल इनकम क्यों नहीं लेते। उसके बाद एक ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना पेज नंबर 8 पर, ठीक है, इन वर्ल्ड, इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब विश्व विकास
रिपोर्ट जो किसके द्वारा तैयार की जाती है, रिपोर्ट की स्पेलिंग चेक कर लेना, जो तैयार की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। दो चीजें हैं, पहली चीज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो यह तैयार की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, बाय वर्ल्ड बैंक। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कंट्रीज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, रिच, मिडल और पुअर। अब हमारे आते हैं कंट्रीज का क्लासिफिकेशन बाय वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार। पहली चीज, विश्व विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है, कौन प्रस्तुत करता है, विश्व बैंक करता है, ठीक है। दूसरी बात, इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कंट्रीज को, देशों को। पहले आती है हमारी अमीर कंट्री, रिच कंट्री, फिर आती है मिडिल क्लास कंट्री, फिर आती है हमारी पुअर, गरीब कंट्री, ठीक है। इन्होंने कहा है रिच कंट्री कौन सी है, जो पर एनम मतलब प्रतिवर्ष, हर साल डॉलर 12,736 कमा रही है। ऐसा देश जो डॉलर 12,736 हर साल कमा रहा है, ऐसा देश, तो वो देश मेरा रिच है, मेरा वो देश अमीर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है पर एनम, प्रतिवर्ष को इंग्लिश में कहते हैं पर एनम, ठीक है। पर एनम मतलब हर साल। मिडिल क्लास देश कौन सा है मेरा, जो 1570 डॉलर 1570 कमा रहा है पर एनम हर साल। और मेरा गरीब देश कौन सा है, गरीब देश हो रहा है वो है 1045 डॉलर पर एनम। अब नीचे डेटा याद करना है, अमीर देश है 12,736, मिडल 1577 है, पुअर 1045। पहली बात ये। दूसरी बात, पर एनम प्रतिवर्ष, ठीक है। जो डेटा है प्रति महीने का, मतलब पर मंथ का नहीं देखेंगे, हर महीने का नहीं देखेंगे, पर एनम प्रतिवर्ष का देखेंगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम जो कंपैरिजन करते हैं ना देशों का, कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए हम यूज करते हैं डॉलर का, अमेरिकन डॉलर का यूज करते हैं हम, ठीक है। हम मतलब बाकी सारे देश भी अमेरिकन डॉलर का यूज करते हैं, क्यों, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाए, यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता आ पाए, एक समान मापदंड हो सबको कंपेयर करने का। आप सब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उसके अलावा अपनी बुक का पेज नंबर 9 देखिए, जो बुक ये जो चेयर्स वाली पिक्चर बनी हुई है, कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, यानी एक पिक्चर में तो दिखा रखा है कि जो चेयर है ना उस पे सभी लोग हंसी खुशी मिलकर हम साथ साथ हैं करके एक साथ बैठे हैं, जबकि वहीं दूसरी साइड 4 चेयर तो एक बहुत अमीर से इंसान ने ले ली और बाकी बची खुची गरीब जनसंख्या जो कि ज्यादा है उनको शेयर करनी पड़ रही है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी आय और अन्य लक्ष्य। अभी तक हमने पढ़ा था जो पर्सन होते हैं उनका भी प्राइमरी गोल इनकम होता है, पर इनकम के अलावा भी सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें होती है। सेम उसी तरीके से जो हमारे देश होते हैं, हमारे देशों का भी प्राइमरी गोल टोटल इनकम नहीं पर कैपिटल इनकम से कंपेयर करना है अलग अलग देशों को, ताकि हम जान पाए कौन सा देश ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस पर है, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड कौन सी कंट्री और लेस डेवलप्ड कौन सी कंट्री है। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में आपको जो दे रखा है पर्पल वाला बॉक्स पेज नंबर 10 पर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो डेटा दे रखा है उसके नीचे ना एक लाइन लिखी हुई है जो 1 मार्क में पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन,
यानी जो ऊपर आपको डेटा दे रखा है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, ये सारा जो डेटा है कौन कलेक्ट करता है? NSSO। किसकी जिम्मेदारी है? लिटरेसी पता लगाने की कि देश में कितने लोग लिटरेट हैं, नेट अटेंडेंस रेशो पता लगाने के, अभी इन टर्म्स को एक एक करके समझेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता लगाने की किसकी जिम्मेदारी है? NSSO। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में वैसे कई बार ऐसे भी लिख देते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर आपका पक्का इन केस ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स की। सबसे पहले है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अभी है क्या? It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in particular year। किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में जितने भी 100 जिंदा बच्चे पैदा हुए हैं, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी निश्चित साल में 100 जो लाइव चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं, जिंदा बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से एक साल पूरा होने तक कितने बच्चे मर गए, उस रेट को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी 100 बच्चे बोर्न हुए हैं, उनमें से एक साल कंप्लीट करने से पहले जितने भी बच्चे मर गए, उस रेट को कहते हैं, उस दर को कहते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके अलावा नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। इसकी डेफिनेशन है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल या उससे बड़े एज ग्रुप वाले, 7 साल या उससे मोर, उससे अब जितने भी एज ग्रुप के लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी का मतलब होता है जस्ट टू नो, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। रॉकेट साइंस वाली कैलकुलेशन में आए ना आए, बस पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर एक पर्सन को अपना नाम भी लिखना आ रहा है, इसका मतलब वो लिटरेट है, साक्षर है। तो साक्षरता दर में लिटरेसी रेट क्या है? वो रेट जो हमें बताए कि किसी भी एरिया में 7 या उससे अधिक उम्र वाले कितने लोग पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट आता है नेट अटेंडेंस रेशो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट अटेंडेंस रेशो जिसे हिंदी में कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। पहली बात अनुपात है तो यानी रेशो अपॉन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ होगा। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। अच्छा, ये हमारा कहता है लास्ट वाला जो है नेट अटेंडेंस रेशो कि 14 से 15 साल के टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है, 14 या फिर 15 एज ग्रुप वाले टोटल बच्चे कितने हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, और इन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इनका रेशो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशो। फिर से रिपीट करती हूँ, नेट अटेंडेंस रेशो या फिर निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? ये रेशो या फिर अनुपात होता है किसका? कि 14 से 15 साल एज ग्रुप के 14 से 15 साल के वर्ग के
टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं 14 से 15 साल के और उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इसे कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो या फिर निवल उपस्थिति अनुपात। तो ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज। आई होप आप लोगों के लिए थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि आदत है नहीं आप लोगों को पढ़ने की नहीं है, पढ़ाई की वीडियो देखने की नहीं है, ठीक है। तो पर जितना भी टाइम है आप सबके पास उतने में आप लोग एसएसटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज। मतलब जन सुविधाएं। अब जन सुविधाएं होती क्या है, किसी भी देश में ना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज, आधारभूत सुविधाएं वो अपने देश के लोगों को प्रोवाइड करवाएं ताकि जो देश के लोग हैं उनका कल्याण हो सके, फॉर द वेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ अ नेशन। ठीक है, किसी भी देश के लोगों का जन कल्याण हो सके, भला हो सके लोगों का, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ हमारे जो देश के लोग हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। जैसे स्कूल ओपन करना रूरल एरियाज में, हेल्थ का ध्यान रखना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेंटेन करना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम के अंदर प्रोविजन होता है राशन का, राशन मिलता है ना उन लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट प्राइस पर गेहूं, चावल, तेल, ये सारी चीजें खरीदना, तो इंश्योर करना है मेरे देश के लोग भूखे ना मरे। सरकार की जिम्मेदारी है पीडीएस मेंटेन करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं जन वितरण प्रणाली, शायद ये कहते हैं, आप लोग चेक कर लेना, जन वितरण प्रणाली ही कहते हैं, बाकी एक बार आप सब चेक करना, ठीक है। उसके बाद एक और बोल्ड लाइन लिखी हुई है 11 पेज पर, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। अच्छा, पेपर में ना ये लाइन लिख कर आ सकती है, आगे कहेंगे कमेंट, फिर से पढ़ रही हूँ, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है आपको जो चाहिए वो आपकी जेब में रखा पैसा आपको दिला सके। आपकी जेब में रखा पैसा आपको एक अच्छी जिंदगी नहीं दिला सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोविड की सिचुएशन थी, ठीक है, कोविड की सिचुएशन से हम जिनके पास पैसा अच्छा है, बड़ा घर है, वो लोग प्रिवेंट ले रहे थे, प्रिवेंशन कर रहे थे कि अकेले रहना है, इनकेस ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसका सिलेंडर खरीदना है। पर बीमारी ये थोड़ी कहती है कि इसके पास तो पैसा है मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, या ये तो गरीब है मैं सिर्फ गरीब के पास ही जाऊंगी, बीमारी ऐसा थोड़ी कहती है। तो आपकी जेब में रखा पैसा आपको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, ठीक है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा तो मैटर करता ही है, पर बाकी फैसिलिटीज, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इतने पैसे का क्या फायदा अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो, ठीक है। तो हमारे इसके नीचे इसका आंसर है कि हमारी जेब में रखा पैसा सब कुछ नहीं दे सकता हमें। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स। एक कंप्लीट इंडिकेटर, एक पूर्ण सूचक नहीं है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मनी कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री मोमेंट। पैसा तो है आपके पास, घर में तो एक प्योरीफायर लगा लोगे, पर घर से बाहर कदम रखोगे, इतना पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन वाली एयर इनहेल करोगे, बीमारी क्यों नहीं आएगी। एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपकी जेब में रखा पैसा आपको इंश्योर नहीं कर सकता। और आपने मान लो कोई बीमारी हो गई, ठीक है, कोई भगवान करे ना हो, मान लो किसी पर्सन को कोई बीमारी है, वो दवाई खरीदने गया, पैसों से उसने दवाई तो ले ली, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो जो दवाई है उसमें कोई मिलावट ना हो। और पैसों से आपने खाने की चीजें तो ले ली, पर क्या गारंटी है कि उस खाने की चीजों में मिलावट ना हो। तो इसलिए जेब में रखा पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। तो उसके बाद ये मैंने बता दिया, गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारी होती है, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा
इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पेज नंबर 12 में, केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो केरला है उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है। क्यों है? वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज है, वहाँ पे हेल्थ कंडीशंस अच्छी हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है लोगों को वो अच्छी है, वहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम है वो अच्छा है। जब तीनों चीज़ अच्छी है तो केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों नहीं होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? वो रेट जो ये बताए कि जो 100 बच्चे पैदा हुए पर्टिकुलर एरिया में, उसमें 1 साल कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चे मर गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 13 पर, बॉडी मास इंडेक्स। BMI कहते हैं जिसे हम, बॉडी मास इंडेक्स। हिंदी में शायद इसे द्रव्य सूचक ऐसा करके कुछ कहा जाता है। ठीक है, आप सब देख लेना एक बार। उसके बाद होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स ये दिखाता है कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। इसे निकालते कैसे हैं? इसमें ना आपको वेट और हाइट का रेशो बताता है कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। इसमें सबसे पहले तो आपको ना अपना वेट लेना होता है इन टर्म्स ऑफ केजी। आपका भार कितना है इन केजी में, ठीक है। और फिर आपको अपनी हाइट ले लेनी है इन मीटर, लंबाई ले लेनी है मीटर में, और लंबाई का स्क्वायर कर देना है। जब आप अपने वेट को जो कि केजी में है डिवाइड कर देंगे अपनी हाइट के स्क्वायर से, जो कि आपकी हाइट मीटर में है, तो आपको जो नंबर निकल के आएगा उससे आप पता चल जाएगा बॉडी मास इंडेक्स कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आता है लेस देन 18.5 तो आप अंडर नरिश्ड हो, यानी कुपोषित हो। आपको अपने डाइट का और ध्यान रखने की जरूरत है। और वहीं अगर आता है 25 और मोर, 25 या उससे अधिक, तो आप ओवरवेट हो, आपका वजन ज्यादा है, आपको डाइटिंग की जरूरत है, अपने खाने पीने का ध्यान रखने की जरूरत है। तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्य सूचक कहा जाता है हिंदी से। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? ये एक पैरामीटर है पता लगाने का कि आप फिजिकली फिट है या नहीं है। कैसे निकालते हैं? अपना वेट रखेंगे इन टर्म्स ऑफ केजी, अपने हाइट का स्क्वायर कर देंगे जो कि मीटर में होगी आपकी हाइट, और जो आपके पास नंबर निकल के आएगा वो बताएगा कि आप उस एज ग्रुप में वो नंबर आना चाहिए या नहीं। अगर 18.5 से कम आता है, आप अंडरनरिश्ड हो, कुपोषित हो, आपको खाने पीने की और जरूरत है, और 25 या उससे अधिक आता है तो आप ओवरवेट हो, अधिक भार है आप में। अब नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती क्या है? हम सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं ना, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कहती है पैसों के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी देश की डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है तो डेवलपमेंट कम होगा, और वहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, साक्षरता दर अधिक है तो विकास भी अधिक होगा, साक्षरता दर कम है तो विकास भी कम होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है जो बोर्ड में लिखा है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे पब्लिश करती है UNDP। एक होमवर्क और है आपका, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। UNDP की फुल फॉर्म पता करनी है आपको, ध्यान से करना, पेपर में आ सकती है। UNDP की फुल फॉर्म MCQ में आपको पता करनी है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पहली बात कौन क्या करता है? पब्लिश, कौन प्रकाशित करता है? तो प्रकाशित करती है UNDP। और उसके अलावा ये जो UNDP होती है
ये कंट्रीज को कंपेयर करती है, देशों की तुलना करती है अलग अलग फैक्टर्स कि वहाँ के लोगों की जो एजुकेशन है वो कैसी है, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, वहाँ के जो लोग हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पैसा खाली एक सिंगल इंडिकेटर नहीं है पता लगाने का कि कोई भी देश में डेवलपमेंट है या नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है यूएनडीपी, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट पब्लिश करती है यूएनडीपी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता लगानी है। जो देशों को कंपेयर करती है इन टर्म्स ऑफ मनी तो करती है, एवरेज इनकम के बेसिस पे, औसत आय के बेसिस पे कंपेयर करती है, पर साथ ही साथ एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और बाकी चीज़ों पे भी जो नॉन मॉनेटरी थिंग्स थी ना, आम होते क्या आम मौद्रिक वस्तुएं, उनके बेसिस पे भी कंपेयर करती हैं देशों को। अब नेक्स्ट एक और चीज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये आपको जो नीचे डेटा दे रखा है आप लोगों को ये भी पढ़ना है पेज नंबर 15 पर। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ये बताता है कि देश लोगों का कितना डेवलपमेंट है अलग अलग देशों में। HDI के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसका रैंक 131 है, ठीक है। HDI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसका डेवलपमेंट में, विकास में 131 रैंक है। और आई थिंक ये टोटल 188 कंट्रीज, टोटल इसमें 188 कंट्रीज को लिस्ट किया गया है। तो 188 कंट्रीज में से हम 131 नंबर पर आते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के रूप में। और एक बात मैंने आपको बताई दी थी कि जो हम कंपैरिजन करते हैं वो डॉलर्स की फॉर्म में करते हैं। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इसमें प्रीफिक्स लग गया यानी मानव विकास, तो हमें साफ पता लग गया कि देशों की कंपैरिजन के लिए हमारे लिए जरूरी है हम पता लगाएं कि जो उस देश में मानव रह रहे हैं उनका कितना विकास हुआ है, ठीक है। तो इसलिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट मानव इंडेक्स को मेजर करता है कि जो वहाँ की जनता है उनका कितना डेवलपमेंट है। इंडिया का रैंक 131 है, आपको 130 भी मिलेगा पुराने बुक में, पर इसका न्यू डेटा के अकॉर्डिंग आंसर है 131 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। उसके अलावा फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक आ गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास होता क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to the development of present generation without compromising the needs of future generation। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसका विकास तो करो, पर इस तरीके से करो कि जो भावी पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसका नुकसान ना हो। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है भावी पीढ़ी का विकास, कि भावी पीढ़ी के विकास में कोई बाधा ना, यानी वर्तमान पीढ़ी का विकास इस तरीके से किया जाए ताकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज या संसाधन है वो हमारी भावी पीढ़ी मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें। इसके लिए कोट फेमस है, गांधी जी ने ये बात की थी कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है किसी भी पर्सन की नीड को फुलफिल करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है, पर किसी लालची के लालच को, किसी ग्रीडी की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात भी कही जाती है कि जो हमारे रिसोर्सेज है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बोले ये जो रिसोर्सेज है ना, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, या जो हमारे आसपास ये देश है, हमने खुद के लिए नहीं लिया, हमने बस इसे अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों से लिया है, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए।
अब रिसोर्सेज की बात आती है तो रिसोर्सेज हमारे होते हैं, आई होप आपको सतत पूर्ण विकास तो करो देश का, अपने इस तरीके से करो कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अब रिसोर्सेज की बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जो कुछ टाइम बाद रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी ले लीजिए, सौर ऊर्जा, या फिर हमारी जो सॉइल है कुछ टाइम बाद रिप्लेनिश होती रहती है। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूँ कोल, पेट्रोलियम, ये सारे जो संसाधन हैं हमारे, ये गैर नवीकरणीय, यानी एक बार ये खत्म हो गए तो बस खत्म, या फिर इन्हें बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अपनी डेवलपमेंट की प्रोसेस में हमें हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है, नॉन रिन्यूएबल का नहीं करना, क्योंकि एक बार खत्म तो मतलब खत्म। उसके बाद आपका जो लास्ट पेज है जिसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसमें लिखा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला एरिया नई स्टडी है एक तरीके से, जिसमें ना सभी साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स सभी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जो चैप्टर डेवलपमेंट है वो बुक से हम लोगों को कवर हो गया और आप लोगों ने साथ ही साथ नोट्स बनाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें बुक खोलकर जो उन्हें समझ नहीं आती चीज़ें, वो बुक की जगह वीडियो देखकर साथ में पेन लेकर नोट डाउन करते रहें, उनको चीज़ें अच्छे से समझ आए। थैंक यू एवरीवन।